हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्यन। देखिएगा, आप लोगों के यूपी एपीओ मेंस, बिहार एपीओ मेंस और यूपी जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम अब आगे आएंगे और उसी क्रम में एपीओ एग्ज़ाम जो है आप लोगों का वो लगा हुआ है। ये जो वीडियो है आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग चाहें तो सुरक्षित करके रख सकते हैं अपने जब भी मेंस एग्ज़ाम हो, खासकर जुडिशियल या फिर एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये लेक्चर हमारे जो क्लासेस के लोग देख रहे हैं मुझे लाइव या फिर हमारे पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो हम लोग यूट्यूब पर देंगे, तो उसी के क्रम में ये हमारा एक डेमो भी है और मेंस कम प्री दोनों एग्ज़ाम से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग जो है इसमें डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले है कि ये कुछ जो कीवर्ड्स मैंने दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो रिलेट करती है एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी या फिर इससे रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक बनते हैं। जैसे पर्यावरण क्या है, इस पे लिखने के लिए आ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है, इस पे आ जाता है। कन्वेंशन ऑफ बीडी यानी बायोडाइवर्सिटी को लेकर जो कन्वेंशन हुए वो क्या है, जैसे पृथ्वी सम्मेलन आप लोगों ने सुना होगा 1992 का। IUCN क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इन सीटू एक्स सीटू क्या है, हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, जो प्लेसेस होते हैं उन पे चर्चा करेंगे। फिर इसी के अंतर्गत नेशनल पार्क क्या होता है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायो रिजर्व पार्क क्या होता है, वेटलैंड क्या होती है, मैंग्रोव वन क्या होते हैं और आपकी कोरल्स क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है। फिर हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इसमें ओजोन क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन डिप्लेशन से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। एसिड रेन क्या है, या फिर कार्बन टैक्स क्या है, या कार्बन क्रेडिट क्या है, या कार्बन ट्रेड क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, कोरल्स क्या है, या फिर मीथेन क्या है। तो ये कुल मिलाकर टॉप 20 ऐसे एनवायरनमेंट से संबंधित शब्दावलियाँ या कीवर्ड्स हैं या टर्म्स हैं जो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, इवन आप एग्जीक्यूटिव सर्विस में भी देने जाएं, तो ये टॉपिक हमेशा और चर्चाओं में भी रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को क्रम में हम लोग देखेंगे और कंसाइज फॉर्म में भी हम डिस्कस करेंगे केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे मेंस की क्लासेस ज्वाइन करना चाहें या प्रीलिम्स के लिए भी, जुडिशियल एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके जो है ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी एपीओ मेंस, बिहार एपीओ मेंस या फिर बिहार जुडिशरी और यूपी जुडिशरी मेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण क्या है। सबसे पहले क्या है हमारी, भाई पहली क्लास ही है ये, इस पूरी क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण मतलब जो है हमारा एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है, पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो इसका शाब्दिक अर्थ है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। आप लोग देखेंगे क्या, आवरण मतलब होता है कवच, प्रोटेक्ट करता है किसी चीज़ को, और परि का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, यानी कोई एक ऐसा आवरण जो किसके चारों ओर हो, और किसके चारों ओर हो, परि का सिनोनियम्स यहाँ पर पृथ्वी से है, पूरा ग्लोबली है, यानी जीवो, वनस्पतियाँ, इनके जो हमारे फ्यूनल फूना है, इनके चारों ओर का जो आवरण है उसे ही क्या है हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पहली बात तो आप लोगों के ये हमारा कंप्लीट होता है। अब पर्यावरण के जो मुख्य 3 एसेंशियल पार्ट होते हैं, मेजर पार्ट होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संघटक, यानी एसेंशियल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जो आपके एनवायरनमेंट इनके बगैर कंप्लीट नहीं होगा। तो 3 पार्ट की अगर हम बात करें तो वही वो कौन कौन से होंगे। एक तो होता है फिजिकली, जो भौतिक रूप से विद्यमान है यहाँ पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम सॉइल्स, मिट्टी, इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी, आई प्रॉमिस टू यू कि आप लोगों को बड़े कंफर्ट इसको देख लेंगे। ठीक है, फिर है एयर, वायु। ठीक है, और अगर हम बात करें तो फिर है जल यानी वाटर। भाई इन तीनों से मिलकर ही तो क्या एनवायरनमेंट का निर्माण होगा। तीसरा क्या है, जैविक। जैविक मतलब स्पीसीज, यानी ऐसी स्पीसीज जो लिविंग स्टैंडर्ड में रहती हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो। इसमें हम लोग चाहे तो लिख लेंगे जैसे पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे। इसके बाद आप लोग लेंगे जंतु, जो
थोड़े जीव जंतु होते हैं, सूक्ष्म छोटे बड़े जीव जंतु, आप लोग इसमें लिख सकते हैं। मानव भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक है इसका, वो है ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी। क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी की अगर हम देखें भैया, इन सब के लिए एक एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी। आप लोग समझ रहे हो भाई, बिना एनर्जी के तो एनवायरनमेंट कंप्लीट ही नहीं हो सकता। जैसे आप लोग घर में खाना बनाते हैं तो क्या सब्जी की जरूरत पड़ रही है, आटे की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उसको पकाने के लिए आपको आग की जरूरत तो पड़ेगी। तो सेम यही एनर्जी का काम करेगा। क्या? या तो प्राकृतिक रूप से आप लोग दो तरीके से एनर्जी ले सकते हैं, या तो सूर्य की एनर्जी, सनलाइट के माध्यम से। अब आप लोग देखते हैं कि पहले बारिश होती है, बारिश कैसे पड़ती है? जैसे तापमान बढ़ेगा तो वेपर बनेगी समुद्र से, और वेपर बनेगी तो वनस्पतियों पे बारिश पड़ेगी और वनस्पतियां फिर उगेंगी। एक तो ये आपका देखेंगे, ठीक है। एक होता है जो हम देखते हैं क्या, जो थर्मल पावर होती है, यानी पानी के द्वारा बननी, या फिर ऑटोमेटिक जो हम मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा भी एनर्जी बनती है, जिसे हम बोलते हैं भूतापीय एनर्जी, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी हो गई या फिर अपने पावर हाइड्रो प्लांट हो गए, तो इस तरह से एनर्जी जो निकल रही है, जो कोयला से, जो कोयले के उससे बन रही है, इससे निकलने वाली एनर्जी। तो एनर्जी किसको मिल रही है? जैविक या भौतिक, फिजिकली, और जो हमारे लिविंग स्पीसीज हैं उनको मिलनी है। और ये इन सबके आपस को, रिलेशन को ही क्या कहते हैं? एक पर्यावरण कहते हैं। पहली बात, ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए अब आप लोग आगे देखेंगे तो फिर आप लोग देखते हैं कि भैया एक आप लोगों ने नाम सुना, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? मैं मोटे तौर पर यही कंप्लीट कर दे रहा हूँ इकोसिस्टम को भी। तो इकोसिस्टम एक ऐसी शब्दावली है, जब हम लोग अगर इन्हीं कोई जीवों का, इसी इकोसिस्टम से बनने वाला एक, इसी पर्यावरण से बनने वाला कोई एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग, नॉन लिविंग, भौतिक यानी फिजिकली, और जैविक यानी जो आपकी स्पीसीज हैं उनके आपस के रिलेशन को बनने वाला, उनके आपस के रिलेशन से बनने वाला एक सिस्टम ही क्या है? इकोसिस्टम होता है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे आपके गांव में कोई तालाब होगा, ठीक है, तो उस तालाब में मछलियां भी हैं, उसमें मगरमच्छ भी हैं, उसमें मेंढक भी है, सांप भी है, बगुले उसमें मछलियां खाने आते हैं, और किसान गांव के आदमी जो हैं उससे सिंचाई भी करते हैं। और उसके आसपास आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी वनस्पति भी उग रही हैं। तो वो अपने आप में क्या है? एक इकोसिस्टम है। पर्यावरण क्या है? ये बड़े लेवल पर पूरे तरीके से पूरी अर्थ के रिलेशन को बताता है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। इसी क्रम में देखिए, एक एक करके हम एक एक शब्दावली को देखेंगे। तो पर्यावरण देख लिया हम लोगों ने, इकोसिस्टम देख लिया। अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी भी यहीं पर देखेंगे हम लोग। भाई बायोडाइवर्सिटी भी तो बहुत ईजी है, ये तो और भी ईजी है। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें मोटे तौर पर, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है? बायो मतलब बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, और डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता, उनमें पाई जाती है रिलेशन, उसमें क्या है? कोई रिलेशन है बायोडाइवर्सिटी। यानी अगर हम मोटे तौर से कहें तो एक विशेष बायोडाइवर्सिटी को देख लेते हैं। इसमें क्या है? बायो, ये आपके एग्जाम में मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लिखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एक एक चीज़ को समझ लीजिएगा, मेंस में आपको बहुत फायदा करेगी। इवन मेंस के साथ साथ आप लोगों को प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और मैं इसको बड़े इजीली तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। जैव विविधता इसको बोलते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्या है? जैव विविधता, इसको देख लेते हैं। तो जैव विविधता का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे मैंने इकोसिस्टम बताया था ना कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र, ऐसे ही पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई विशेष जंतुओं, जीव जंतु जो वहाँ पर एनिमल्स हैं, छोटे छोटे कीट्स हैं, या पौधे जो प्लांट्स हैं, उनके रिलेशन में, उनका जो आपस का रिलेशन होता है, उसे ही क्या है? जैव विविधता कहते हैं। और ये टोटल 4 तरीके से डिपेंड करती है। किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में 4 तरीके के हो सकती है। एक होता है जेनेटिक वेरिएशन, आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे, जिसे हम बोलते हैं जाननिकी जैव विविधता। एक होती है प्रजाति विविधता, यानी इसे बोलते हैं स्पीसीज वेरिएशन। तीसरे नंबर का है आप लोगों का इकोसिस्टम वेरिएशन, और चौथा है आपका टेम्परल वेरिएशन। यानी जैव विविधता का मतलब है कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, इसमें क्या है? पेड़ पौधे भी हैं, आप लोग नोट करेंगे, और इस पेड़ पौधों के साथ साथ इसमें
जीव जंतु भी है। ठीक है, इनके आपस के रिलेशन में, और यहाँ पर इतना ज़्यादा वेरिएशन है, यानी जेनेटिकली भी वेरिएशन है, अपनी अपनी श्रेणी के अपने अपने जेनेटिकली भी उगरे हैं, अपनी अलग अलग प्रजातियां हैं इनमें, इस पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां हैं। ठीक है, प्लस आप देखें पारिस्थितिकी विविधता, मतलब पारिस्थितिकी मतलब कि यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम है उनका, बारिश भी पड़ रही है, धूप भी निकल रही है, इस तरीके से अगर देखें। और टेम्परल यानी तापमान, कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है, तो वो भी एक आपस का रिलेशन है, उसे ही क्या बोलते हैं, जैव विविधता। और जैव विविधता हमेशा याद रखना, ये जो है पर्यावरण की दशा, पर्यावरण जो एनवायरनमेंट है उसकी दशा क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करती है। पर्यावरण, इसके हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताऊं तो जैसे हमारा वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पर पश्चिमी तट पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है कंपेरेटिवली हिमालयन रेंजेस के मुकाबले, यानी यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, और जहाँ ज़्यादा बारिश पड़ेगी वहाँ पर पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े ज़्यादा जन्म लेंगे, और इसीलिए उनके आपस के रिलेशन को ही क्या है, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। इसके फायदे क्या होंगे, बायोडाइवर्सिटी जहाँ ज़्यादा है भैया उसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो हमें जो फिजिकली चीज़ें प्राप्त होंगी, जैसे भोजन प्राप्त होगा, फ्रूट्स प्राप्त होंगे, हम अपने घर बना सकते हैं, लकड़ियाँ प्राप्त होंगी, अपने कपड़े बना सकते हैं उन पेड़ पौधों से। तो बहुत सारी चीज़ें मानव जीवन में, जहाँ ज़्यादा जब बायोडाइवर्सिटी है तो वो आपस में नेचुरल रिसोर्सेज से संपूर्ण परिपन्न होगा देश, ये हमारी बात है। दूसरा, हमें मेडिकली जो औषधि होती हैं वो प्राप्त हो सकती हैं। तीसरा, अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र के लिए, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट वहाँ से मिल सकता है। और पर्यटन क्षेत्र में, टूरिज्म में, इस पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर हम बात करें तो इसकी भूमिका क्या है, मतलब यदि जैव विविधता के फायदे तो हम लोगों ने देख लिए, और अगर इसकी हमारी भूमिका क्या रहेगी, अगर इसकी भूमिका क्या है, नेचुरली ये क्या करता है, नेचुरल ये तो मनुष्य के लिए महत्व बताए, और यदि नेचुरली ये क्या करता है तो मिट्टी का निर्माण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर फर्टाइल लैंड बनेगी, प्रदूषण कम होगा, ये आप लोग याद रखेंगे। और मिट्टी, वाटर, एयर, इनमें प्यूरीफायर रहेंगे, पूरी तरीके से प्योर रहेंगे, और ये जो है इनको, इन संसाधनों को, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको सुरक्षा करने का काम करेगा कौन, बायोडाइवर्सिटी। इसलिए तो कहते हैं कि वृक्षों को कटना नहीं चाहिए, नहीं तो बायोडाइवर्सिटी का रिलेशन टूट जाएगा, और जब ये रिलेशन टूटेगा तो मिट्टी, पानी और वायु अशुद्ध हो जाएंगे, संतुलन खराब हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके हानि की बात करें कि जहाँ जैव विविधता नहीं होगी, बायोडाइवर्सिटी की कमी होने के वजह से क्या क्या दिक्कतें सामने आ सकती हैं। तो अगर हम नेचुरली देखें तो ज्वालामुखी फटेंगे, अर्थक्वेक आएगा, ग्लोबल टेम्परेचर जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं वो होगा, और दूसरा अगर देखें तो वृक्षों के काटने से ऑक्सीजन की कमी होगी, बड़े बांध बनाने से भी दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। यानी ये इसके कुछ हानि करने वाले कारक हैं, ये बायोडाइवर्सिटी के कुछ कारण हैं। जैसे प्राकृतिक कारण, ज्वालामुखी आएगी, डाम, बड़े डाम बनाएंगे, तो ये सारे क्या हैं, रीज़न हैं, कॉजेज हैं बायोडाइवर्सिटी को नुकसान देने वाले। सबसे पहले जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जो शब्द दिया था आप लोग नोट लिख लेंगे, वाल्टर जी रोटजन ने लिखा था, आप लोग लिख लेंगे वाल्टर जी रोटेन, इनका नाम आप लोग लिख लेंगे। इन्होंने जो है सबसे पहले, रोजेन है, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में हम लोगों ने कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन क्या है, तो मोटे तौर पर बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन का हिंदी मतलब होता है जैव विविधता संरक्षण। आप लोग नोट कर लेंगे जैव, ये आप लोगों ने सुना होगा, जैव विविधता संरक्षण हमारा एक एक्ट भी है 1972 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। ठीक है, तो भाई ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें सीधे तौर पर ये है कि जीव जंतु और वनस्पति, स्पीसीज और प्लांट जितने हैं, ऐसी जीव जंतु या ऐसी प्लांट जो खतरे की कैटेगरी में संकटग्रस्त है, उनकी पहचान करके उनका संरक्षण करना, प्रोटेक्ट की बात करना, प्रोटेक्शन की बात करना, उसे ही क्या है, हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता संरक्षण बोलते हैं। तो मोटे तौर पे आप लोग लिख लेंगे क्या, पेड़ पौधे, ऐसे प्लांट या फिर ऐसे जीव जंतु
ऐसे जीव जंतु जो क्या है संकटग्रस्त, यानी उन पर संकट आ रहा है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें सुरक्षा देने का जो काम करता है उसे ही क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशंस बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं, कंजर्वेशन है, ठीक है, कंजर्वेशन, क्लियर है। और इसके लिए काम करने वाली एजेंसी है, उसका नाम है, मैंने आपको बताया था क्या, IUCN। इसकी फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ। IUCN बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है, वो है स्विट्जरलैंड में। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, 1948 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही क्या रिलीज करती है, इस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के थ्रू क्या, रेड डाटा बुक, ये आप लोगों को नोट कर लेना है, क्या रेड डाटा बुक निकालती है, ऐसी लाल किताब जिसमें ऐसे जीवों का वर्णन मिलता है जो संकटग्रस्त हैं या जिनका अस्तित्व मिट चुका है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। और ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया था हमारे यहाँ, पहले आप लोग लिख सकते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992 के माध्यम से। तो एक एक टॉपिक क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें, देखिए हम लोगों ने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, अब आते हैं इन सितु और एक्स सितु क्या होते हैं। इसको बड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे, इन सितु और एक्स सितु क्या है, बस बहुत मोटे तौर पर। जैसे इन सितु, एक है इन सितु, एक है एक्स सितु, ठीक है, ये भी एक एनवायरनमेंट के कीवर्ड है, पर्यावरण से संबंधित टर्म्स हैं। इन सितु का मतलब होता है ऐसा बायोडाइवर्सिटी वाला ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक रूप से बना हो, जो प्राकृतिक इंटरफेयर हो उसमें। बस जैसे अगर हम बात करें मोटे तौर पर, जैसे हमारे बायोस्फीयर पार्क होते हैं, टाइगर रिजर्व पार्क होते हैं, तो अगर हम बात करें ऐसा इकोसिस्टम जो किसकी बात करता है, ठीक है, ऐसे इकोसिस्टम जिसमें इकोसिस्टम में रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु का नेचुरल क्या हो, उनका आवास हो, रहने का घर हो। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे इसके अंतर्गत क्या आएगा, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जितने भी, जैसे काजीरंगा है तो उसमें क्या है, वो इन सितु है, मतलब उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसको प्राकृतिक जो उसका सौंदर्यकरण है, पेड़ पौधे हैं, तो सरकार ने क्या करा, घोषित करके उस पर्टिकुलर क्षेत्र को घोषित कर दिया कि भाई इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, ये केवल जीव जंतुओं के लिए ही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो ये क्या है कि इसमें प्राकृतिकली ये प्रोटेक्ट रहते हैं, मनुष्य का इंटरफेयर इसमें नहीं होता है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व पार्क, जैसे लेक हो गई, झील हो गई, तो ये क्या है, नेचुरली प्रोटेक्ट रहती हैं। और ऐसे चीज़ों को बोलते हैं इन सितु। एक होता है एक्स सितु। एक्स सितु ये है कि ऐसी प्रजातियां, ऐसे पेड़ पौधे या फिर ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं, उनको बचाने के लिए जो अलग से एक प्राकृतिक आवास बनाया जाता है आर्टिफिशियली, उसे बोलते हैं एक्स सितु। जैसे जंगल सफारी, इटावा जंगल सफारी नाम सुना होगा, जैसे चिड़ियाघर जू होता है, जैसे जीन बैंक, जैसे बीज बैंक। तो आप लोग इसके एग्जाम पे लिख लेंगे जीन बैंक, ठीक है, या जू आप लोगों के हो गए। तो दोनों को क्लियरिटी समझ में आ गई। ये ऑटोमेटिक बन रहे हैं, बस सरकार इनको घोषणा कर देती है और इसकी बाउंड्री निश्चित सरकार कर देती है, लेकिन सब रिलेशन प्राकृतिक नेचुरली हो रहा है, जबकि इसमें सब कुछ मानवीय हस्तक्षेप से हो रहा है। तो मोटे तौर से कहें, बाय नेचर इन सितु, बाय ह्यूमन एक्स सितु। क्लियर, इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें, अब देखिएगा इसमें एक शब्दावली आई है, राष्ट्रीय उद्यान, ये आगे भी आएगा। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। ऐसी राष्ट्रीय उद्यान को उस कहते हैं जब कोई सरकार या भारत सरकार एक पर्टिकुलर क्षेत्र को, जहां पर विभिन्न प्रकार के वेरिएशन के साथ साथ विभिन्न वेरियस टाइप के स्पीसीज, जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए राज्य सरकार उसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में नेशनल पार्क घोषित कर देती है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, अगर होता भी है तो बाउंड बाई लॉ होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जीन बैंक है,
तो जीन बैंक पहले दिल्ली में बनी थी सबसे पहले। जीन बैंक का मतलब है ऐसी बैंक या फिर लायन सफारी कि संकटग्रस्त, मैंने बताया था कि उनके डीएनए को रिसर्च करके डेवलप करके उन चीज़ों को क्लियर करना, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, ये हमेशा राज्य सरकार घोषित करती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेशनल पार्क 107 हो चुके हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 53 टाइगर रिजर्व पार्क हो चुके हैं अब तक, जिस दिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ हद तक मानवीय हस्तक्षेप भी होता है। अब एक कीवर्ड आप लोगों ने देखा होगा, हॉट स्पॉट्स क्या है, ये भी मैं आगे पहुंच चुका हूं, लेकिन पहले हॉट स्पॉट्स देख लेते हैं हम लोग, क्या है हॉट स्पॉट्स देख लेते हैं। देखिए हॉट स्पॉट्स क्या है, स्पॉट क्या है, इनको हम लोग देते हैं। मोटे तौर पे कहें तो कंडीशन ये है कि प्रजातियां मतलब स्पीसीज, चाहे वो जीव हो, जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हो, क्या हो, लुप्त होने की कगार पर हो, लुप्त होने की संकट में हो, ठीक है। और दूसरा क्या कि विभिन्न प्रकार मतलब वेरियस टाइप ऑफ, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां उपस्थित हो। यानी अगर हम देखें, समझिएगा, ये कोई एरिया है, इस एरिया में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रजातियां रह रही हैं। ये कॉलम नंबर 2 मान लीजिएगा, बहुत सारी इनमें से कुछ एक मान लीजिएगा अगर हम बात करें तो मान लीजिएगा ये क्या है, लुप्त होने की कगार पर हैं, संकटग्रस्त हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हमेशा हॉट स्पॉट बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपको? हमारे भारत में केवल 4 ही हैं, ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं, यही चीज़ें आप लोगों को लिखने के लिए आएंगी। तो नेशनल पार्क मैंने बता दिया, वर्ल्ड लाइफ। अब आता है वेटलैंड क्या है। तो वेटलैंड बड़ा इजी है कि रामसर कन्वेंशन हुआ था एक, आप लोग नोट कर लेंगे, रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन जो है ये 1971 में हुआ था, 1971 में ईरान के शहर में। और ये क्या है कि वेटलैंड मतलब ऐसे क्षेत्र जो नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, जो दलदली क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों को वेटलैंड बोला जाता है। और अभी भारत में 75 वेटलैंड जो हैं हो चुकी हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, हिंदी में कहते हैं इसको आर्द्र भूमि, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये समझ में आ गया। चलिए इट इज क्लियर। आगे देखते हैं, आगे है हमारा वेटलैंड हो गया, वन्यजीव हो गया, बायोस्फीयर क्या है। तो बायोस्फीयर क्या है, देखिए नेशनल पार्क कौन बना रहा है, सरकार घोषित कर रही है तो प्राकृतिक रूप से, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी राज्य से। अब आता है बायोस्फीयर रिजर्व पार्क। तो बायोस्फीयर क्या होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, बायो रिजर्व पार्क क्या होता है या बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर का मतलब जैव मंडल का मतलब होता है, ये भी एक की शब्दावली है पर्यावरण से, बायोस्फीयर या जैव मंडल। यानी इसमें क्या है, इसमें वायुमंडल को भी साथ में रखा जाता है, क्योंकि अगर पर्यावरण की देखें तो हमने कुछ चीजें देखी पृथ्वी के आसपास ही हैं। इसमें क्या है, जल थल वायु, इसमें रहने वाले पशु पक्षी जीव जंतुओं के रिलेशन को, किसके के रिलेशन को क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे ही क्या कहते हैं, जीव जंतुओं के रिलेशन को या पेड़ पौधे, इसे हम लोग के रिलेशन को जैव मंडल कहते हैं। और हमारे यहाँ पर 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, वह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिसे हम लोग कहते हैं बायो रिजर्व पार्क। जैसे पन्ना 2011 में बना था। यानी ये इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। टाइगर रिजर्व पार्क की बाउंड्री होगी, काजीरंगा जैसे नेशनल पार्क है बाउंड्री होगी वर्ल्ड, लेकिन इनकी जो बाउंड्री होती है वो प्राकृतिक रूप से होती है, प्राकृतिक रूप से। और इनमें जैसे नीलगिरी बायो रिजर्व पार्क, तो आप लोग एज ए टूरिस्ट जाते भी हैं, तो इसमें मानवीय हस्तक्षेप भी हो सकता है, लेकिन बस इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरे मंडल पूरे स्पेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार स्पीसीज, कोई पर्टिकुलर जीव जंतु को बचाने के लिए या उनके रिलेशन को बचाने के लिए उन क्षेत्रों को प्राकृतिक रूप से बायो रिजर्व पार्क घोषित कर देती है। अब आते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग को मैं केवल आप लोगों को केवल और केवल एक डायग्राम से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ।
जैसे मान लीजिएगा ये हमारी अर्थ है, इसी से आप सारी कहानी समझ जाएंगे कि क्या है। क्लियर है? ये हमारा सन है, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करना। और इस सन से क्या है कि भैया अल्ट्रावायलेट वेव्स, सूर्य की किरणें तो पृथ्वी पर आ ही रही हैं, तो आ रही हैं, तो आप लोग देखते हैं कि जब ये आई हैं यहाँ पर पृथ्वी पर आ रही हैं डायरेक्ट, तो आप लोग आगे मैं पढ़ाऊँगा क्या है कि हमारा जो वायुमंडल है, एक पृथ्वी का क्या है, एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है एक, ठीक है। इन पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, कौन सी गैसेज हैं? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। कौन सी गैसेज हैं? ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आ तो ईजिली जा रहा है, सूर्य का प्रकाश आ तो इजी रूप से रहा है, लेकिन जब ये यहाँ से टकराकर पृथ्वी की सरफेस से टकराकर वापस जाने की कोशिश करता है, तो ये कुछ हद तक ये जो गैसेज हैं जिन्हें हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, इनको रोक लेती हैं। और सूर्य के प्रकाश को रोकने का मतलब क्या है कि जब ये रुक रही हैं तो तापमान क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कभी भी सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, लेकिन यदि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर टकराकर वापस जाती हैं और वापस जाने पर इनकी चाल थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, जिससे ये जो गैसेस का आवरण है चारों तरफ पृथ्वी के, ये रोक लेता है। और इसी रोकने के वजह से इस पूरे वायुमंडल में, यहाँ पर इसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समझ गए आप लोग? अब इसको ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब इसके लिए जिम्मेदार हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार क्या है भाई? ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हैं, अगर हम मोटे तौर पे देखें तो वो क्या है? वो हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लूँगा यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, H2 है, जल वाष्प जिसको बोलते हैं, ओजोन है, O3 है, ओजोन भी अभी आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये जो गैसेस हैं सारी, यही क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं इनको। और इसी का प्रैक्टिकली आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक अगर हम इसी संदर्भ में आगे देखें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आप लोगों ने सुना होगा ना। सेम ये भी तो वही जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो मैंने ग्लोबल वार्मिंग बताया, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट के सिद्धांत पे तो काम करता है। जैसे आप लोगों ने अपने घर के आसपास या कभी गांव या गांव से शहर गए होंगे तो रास्तों में नर्सरियां देखी होंगी पेड़ों की, जहां पर बहुत सारे प्लांट लगाए जाते हैं। या फिर ऐसी खेती दी होगी कि वो एक घर का आवरण बनाते हैं हरे रंग के, आप लोगों ने देखा होगा, हरे रंग की चादर के माध्यम से पृथ्वी की जो स्पेस, जो खेत होता है पर्सनल, उसको कवर किया जाता है। आपने देखा होगा ना। तो आप लोगों ने देखा होगा तंबू टाइप के गाड़े जाते हैं हरे रंग के, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये इसका सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे पहले 1824 में 1824 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जोसेफ फोरियर। ठीक है। तो इन्होंने क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझाया था और उसे बताया था। उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी के चारों ओर एक घेरा है, जैसे कांच का कोई घेरा होता है, और उसमें क्या है, घेरे में जैसे हम लोग घेरा कौन बना रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बना रही है। और उस घेरों में आप लोग देखते हैं कि एक हम लोगों ने खेत में एक तंबू गाड़ा, एक खेत में एक तंबू गाड़ते हैं यानी हरे रंग का, और जब सूर्य का प्रकाश इसमें आ रहा है तो आ तो जाता है, लेकिन जब वापस जाएगा तो ये जो पर्दा है ये रोक लेता है, जिससे इसके अंदर का तापमान क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। या कांच के भी होते हैं, कहीं कहीं पे हरे रंग के होते हैं, तो तापमान इसका गर्म रहता है, कांस्टेंट रहता है यहाँ पर, जिससे, और ये ज़्यादातर कहाँ पर लगाए जाते हैं, शीत प्रदेशों में, जो ठंडे क्षेत्र है, ताकि वहाँ पर उगने वाली फसलें आसानी से बीज अंकुरित होकर पक जाए। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। सीधे तौर से हम लोग कहें, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई युक्ति, और ऐसी युक्ति यानी एक कोई ऐसा आवरण जो सूर्य के प्रकाश को आने तो देता है, लेकिन जाते समय उसे कुछ देर के लिए रोक लेता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर
बढ़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी बाहर से भीतर तो आ सकती है सूर्य की एनर्जी, लेकिन भीतर से बाहर जाने के लिए इतनी सामर्थ्य या इतनी पावरफुल तरीके से बाहर नहीं जाती, और जिससे इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों ने समझ लिया कि लाइट बाहर से अंदर आई, कुछ देर रुकी तो टेम्परेचर गर्म होगा। लाइट प्रकाश एनर्जी को रोकने के ही क्रम को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउसेज समझ ली, गैसेज आप लोगों ने समझ ली। अब देखिएगा एक शब्दावली है आप लोगों की इसमें, ओजोन। ओजोन आपको पता है पृथ्वी के किसमें, भैया ये अर्थ है, ये आप लोग देखें तो अर्थ है। तो यहाँ पर ही क्या है, एक आपके मंडल है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर एक मंडल है जिसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल। तो यहीं पे क्या है, एक ओजोन लेयर है। अब तो हाल ही में आप लोगों ने देखा कोविड की वजह से ये ओजोन हिल पूरी तरीके से फिल हो गया, फोरमैन ने इसकी खोज करी थी। तो ये क्या है कि सूर्य का, इसे पृथ्वी का छाता भी कहा जाता है। ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं उनको रोकती है डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से। ये आप लोग याद रखेंगे, जिससे हम लोग स्किन कैंसर से बच जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। हालांकि ये एक प्रकार से अगर ज़्यादा भी रहेगी, ओजोन ज़्यादा यहाँ से अगर निकलेंगी हमारे, तो आप लोग देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन क्या है, और जितने भी हमारे मोटरमान वगैरह हैं, और इसको नुकसान कौन पहुँचा रही है, CFC पहुँचा रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और अगर हम देखें तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पूरे वैश्विक तापमान का बढ़ना। आगे अगर हम देखते हैं तो ओजोन हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद अगर हम मोटे तौर पे देखें तो एसिड रेन क्या है, ये भी बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में आई है, मैं ऐसे डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ। एसिड रेन हमेशा कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन देशों में होती है। इसमें सीधी सी तरह की बात है, इसमें दो इसके कारक हैं, दो वजह से होती है। एक वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का मिलना, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड NO2 का मिलना। जब बरसात के पानी में इन चीज़ों का मिलन होगा, इन गैसेस का मिलन होगा, तो एसिड रेन होगी। और ये जो है किस वजह से हो रही है, इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हो रहे हैं ये चीज़ें, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, ये आप लोग याद रखेंगे। और इससे प्रभावित देश आप लोग याद रखेंगे। इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है कि जो हमारे पत्ते हैं, हमारी जो वनस्पतियां हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो उसकी क्रिया में इफेक्ट पड़ता है। और फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है आप लोगों को कि एसिड रेन के प्रभाव से क्या प्रभावित होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। एसिड रेन हो गई। अब देखिए एक है कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स क्या, अब ये सबसे पहले न्यूजीलैंड में लगाया गया था कार्बन टैक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो बस इसको याद रखेंगे कि अगर आप लोग एक लिमिट से ज़्यादा जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इन चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, उनका यूज़